Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agarwal and in today's video we are going to discuss about Krebs cycle. It is also known as TCA cycle or citric acid cycle. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि TCA साइकिल का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है, हम कर क्यों रहे हैं ये। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम हमेशा बात करते हैं दैट ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टार्च इज सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, इजंट इट। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि इन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स में से हम एटीपी कैसे निकालते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट। वेल, इन द केस ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, दिस इज द होल एंड सोल रीजन फ्रॉम दैट्स हाउ बेसिकली यू कन्वर्ट द ग्लूकोज into ATP, or you can say you can extract ATP from the single glucose molecule. Of course, एक glucose molecule ही सिर्फ पूरी energy नहीं बना सकता. There are going to be a lot of glucose molecule, but in a single Krebs cycle we talk about a single glucose molecule. इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूरी प्रोसेस है Krebs cycle की, it is just one of the parts of the whole big process that is taking part inside of the plants. ठीक है, तो ये जो बड़ा पूरा पिक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस होल स्टोरी स्टार्ट्स विथ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इनसाइड ऑफ द प्लांट्स। तो ये मान लो कि ये पूरा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, एंड इसका एक पार्ट क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। और बाकी सारी क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीन मेजर मैकेनिज्म्स होते हैं इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पर हम ये कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में एटीपी बनाकर देता है। तो ये जो ईटीएस साइकिल है, ईटीसी साइकिल है, इसका क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज़ नॉट एक्सेट्रा, मैं यहाँ लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, करेक्ट, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमें एटीपी बना के देता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की शुरुआत ग्लाइकोलिसिस से, राइट। तो बहुत सिंपल और इजी फॉर्म में मैं आपको एक थोड़ा सा पिक्चर बताती हूँ पूरी प्रोसेस का। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर हुआ, इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। नाउ इन ग्लाइकोलिसिस और ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड, 2-3 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रही है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लाइकोलिसिस, ये होता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल रीजन। नाउ द थिंग इज कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी टाइप के कंपाउंड की, अब क्वेश्चन ये कि क्यों हमने 6 कार्बन कंपाउंड को 2-3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक किया। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो हमारी जो पूरी बॉडी है ऑन एन एवरेज हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती है। दैट इज़ हाउ वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ कैटाबॉलिक एक्शंस इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। सिमिलरली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इट इज़ ईजियर फॉर देम टू एब्जॉर्ब अ 3 कार्बन कंपाउंड देन अ 6 कार्बन कंपाउंड। आंसर सिंपल है कि ऐसा क्यों, कि ये ज़्यादा इजी और वो ज़्यादा डिफिकल्ट। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास होगा बहुत सारा एटीपी, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें उसको कहाँ पर स्पेंड करना है। सो व्हेन वी से दैट देयर इज अ बिगर मॉलिक्यूल विच नीड्स टू पास, फॉरगेट अबाउट इवन एब्जॉर्प्शन, अगर उसको एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ जाना है तब भी हो सकता है हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़े, करेक्ट। इसलिए बॉडी पहले कोशिश करती है, चाहे एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की, कि पहले उसको हम मैक्सिमम अमाउंट तक सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें एटीपी का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट द होल सेल्यूलर रेस्पिरेशन थिंग, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ स्टार मार्क करके लिखती हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि अगर मैं ग्लूकोज के फॉर्मूला की बात करूं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, करेक्ट। तो कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोसेस। कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, then there is going to be oxidation, मैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी लिख देती हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोराइलेशन
ठीक है, इसमें दोनों चीजें आ गई, ऑक्सीडेशन भी आ गया, फॉस्फोराइलेशन भी आ गया, एंड देन हाइड्रोलिसिस। करेक्ट। अब बात ये आती है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम एटीपी के जनरेशन के बारे में बात करते हैं, एनएडीपीएच के बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स और यू कैन से प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी जब हम लाइट और डार्क रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट। कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेसिफिकली व्हेन ग्लूकोज हैज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, देर इज नो लॉस ऑफ कार्बन। प्लीज टेक अ नोट, देर इज नो लॉस ऑफ कार्बन, सिर्फ वो ब्रेक हुआ है इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इस साइकिल में आगे जाएंगे आप देखेंगे कि कुछ 4 कार्बन कंपाउंड्स होंगे जो कि बन जाएंगे बाद में 3 कार्बन कंपाउंड। सो हियर वी कैन से कि जब 4 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बना, सो देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आई वुड से कार्बन कंपाउंड, बेसिकली कार्बन मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ यहाँ पर जब लॉस ऑफ कार्बन हुआ तब हमने बोल दिया डीकार्बोक्सिलेशन, और जब वापस से 3 कार्बन कंपाउंड हम 2 कार्बन कंपाउंड के साथ मिला के 5 कार्बन कंपाउंड का कुछ बनाएंगे, तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर, और आई वुड से कार्बन मॉलिक्यूल टू बी मोर स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, एक बार देख लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल किस तरीके से होती है। तो देखिए हमने पायरुवेट के बारे में बात की थी इन द ग्लाइकोलिसिस, ये उसका एंड प्रोडक्ट हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है, इट इज फर्दर गोइंग टू रिड्यूस इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड। अब 2 कार्बन कंपाउंड है, मैंने अभी मेंशन किया कि मैंने 2 कार्बन कंपाउंड अगर बनाया है मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन। एंड यू कैन सी वेरी वेल इन दिस डायग्राम कि यहाँ से आप एरो देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज डीकार्बोक्सिलेशन। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। फिर देखिए कि H आयन मिला, अगर मुझे H आयन मिला है मतलब कहीं बाहर हाइड्रोलिसिस ज़रूर हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं जब हाइड्रोलिसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो टूटेगा इनटू 2 H आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे इलेक्ट्रॉन्स भी तो चाहिए इसके लिए और H आयंस भी चाहिए NADPH बनाने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आप देखते जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 2 कार्बन, यहाँ पे ऑलरेडी 4 कार्बन कंपाउंड था, इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 4 कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन ऐड हुए, 6 कार्बन बना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये इस पोर्शन में कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन कंपाउंड से अब यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो मैंने इसको बोल दिया डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। जो आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरफ इंटेंडेड होते हैं कि कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, कहाँ पर H आयन ऐड हुआ है ना, कितने ATP बना, कितना NADP बना, कहाँ पर NADP बना और कहाँ पर ATP बना, इजंट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कैन यू सी अगेन, यहाँ पर भी NADH बना, मतलब यहाँ कहीं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है। करेक्ट एवरीवन, राइट। अब देखो फिर से 5 कार्बन कंपाउंड से फिर मैंने एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाया, फिर से डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जब हमने पायरुवेट बनाया था देयर वाज नो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर हमने सिर्फ डिवाइड कर दिया था उसको, यहाँ पर लॉस होते जा रहा है, राइट। आफ्टर दिस यू विल सी कि 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, मतलब कि इस पूरे रीजन में, इफ आई से इस पूरे रीजन में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड लॉस नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरी साइकिल में, मैं ग्रीन कलर से इसको मार्क करती हूँ, इस पूरे रीजन में लॉस ऑफ कार्बन हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बात हो गई, हाइड्रोलिसिस के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सिंपल सी बात है, जब भी हम ATP बनाते हैं, मैं ये सब कुछ हटा देती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर और क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जब भी हम ATP सिंथेसिस की बात करते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि डायरेक्टली ATP नहीं बनता है, पहले बनता है ADP, है ना। यहाँ पर भी देख लो GDP बनेगा या फिर GDP मॉलिक्यूल बनेंगे। जब इसमें हम लोग फॉस्फोराइलेशन करेंगे, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप करेंगे, तब जाके ये ATP या GTP के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, विच इज़ द एनर्जी करेंसी, राइट। और इस ही फॉर्म में दिस इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड, राइट। तो ये तीनों चीज़ें जस्टिफाई होगी, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, करेक्ट। दूसरी चीज़ होगी फॉस्फोराइलेशन, जो हमने यहाँ पर बात कर ली, जो कि ऑक्सीडेटिव होगा, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ करके होगा, isn't it? And the third thing is hydrolysis, जहाँ पर हम NAD बना रहे हैं, NADH बना रहे हैं, तो हमें H आयंस की रिक्वायरमेंट है, which is going to, जो हमें कहाँ से मिलने वाला है, जो हमें मिलने वाला है फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, करेक्ट।
चलिए, आई होप आपको एक आइडिया हो गया है कि किस हिसाब से क्रेब्स साइकिल काम करती है। अब इसके बारे में इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेशन, आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब हमने जब समझ लिया है, हमारे पास एक ओवरव्यू है, तो हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये एक टाइप का सेल्यूलर रेस्पिरेशन है विच इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पर किसी चीज़ का हम रिडक्शन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वर्जन, है ना, ब्रेक डाउन, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, विच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी कैसे बना? फॉस्फोराइलेशन से, राइट, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स विल बी रिलीज्ड। इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आई यूज द वर्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। चलिए, मूविंग अहेड। अब क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की 4 स्टेजेस है। मैंने बताया था कि स्टार्ट होती है पूरी कहानी ग्लाइकोलिसिस से, जहां पर ब्रेक डाउन होता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस एरिया इज गोइंग टू बी द एरिया वेयर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पर मार्क कर लो कि ये होती है प्रोसेस साइटोसोल के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ये स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। इसीलिए इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, करेक्ट। सारा सिंथेसिस जो है, सारा एटीपी जो है वो वहीं पर स्टोर होने वाला है फाइनली। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के लिए याद करो, ग्लाइकोलिसिस के अंदर 6 कार्बन कंपाउंड था, मैंने उसको ब्रेक डाउन किया 3 कार्बन में। नाउ इट इज क्वालिफाइड टू एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यू होगी। अब देखो यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करवाते जा रही हूँ कि यहाँ पर हमने बोला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज करके डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, फॉस्फोराइलेशन भी हुआ, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। एंजाइम के जितने भी नाम हैं ये आपको पता होने ही चाहिए। नीट के एग्जाम में स्पेसिफिकली एंजाइम्स पे बड़े क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एक और चीज़, नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस 36 to 38, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है नीट के एग्जाम में। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर 38 और 36 दोनों आ जाएं ऑप्शन में तो क्या करना है। तो होता क्या है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको वहाँ पर हिंट मिल जाएगी। सो देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट प्लांट्स, है ना। देखो, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, मैं ऐसे समझाती हूँ इसको कि 120/80 अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो क्या हर एक इंसान में 120/80 होगा? ऑफ कोर्स नॉट, देयर इज गोइंग टू बी अ रेंज डिपेंडिंग अपॉन लाइफस्टाइल चेंजेस, इजंट इट। ओबेसिटी, कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर और आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, राइट। इट डजंट मीन कि अगर मेरा मान लो 130/90 है तो ये हाइपरटेंशन के कंडीशन में आ गया। नो, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रेंज एंड देयर इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। चलिए, नाउ इसके नेक्स्ट क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एंट्री होती है। एक्चुअली अगर आप और क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्रेब्स साइकिल में ही हम एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये वर्ड्स मार्क करते चलो, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, है ना। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो कि इसको TCA साइकिल का फुल फॉर्म क्या है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिट्रिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं। यहाँ पर और एक चीज़ है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड एंड ऑक्सैलो एसीटेट इज रीसाइकल्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि हमें अलग से टाइम नहीं मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाने का, तो हमने क्या किया, इसी को रिसाइकल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसका पूरा समरी आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। देन इसके बाद क्या होता है, इतना सारा मैंने ATP बनाया, इतना NADPH बनाया, FADH2 बनाया, इसका मैंने एग्जैक्टली क्या किया। सो दिस इज गोइंग टू गेट एंटर्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर हमें और ज़्यादा ATP बनाने का मौका मिलेगा। स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि NAD से आपके ATP मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ATP इज जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड
फ्रॉम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल लाइक NADN FAD, इन दोनों को मिला के, इन दोनों के एक्सचेंज के साथ बहुत सारा ATP जनरेशन होगा, जो कि हमने ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑलरेडी बना लिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, O2 इज रिड्यूस्ड टू HO, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये सारा चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल ऑफ सेल में होता है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। चलिए मूविंग अहेड, ये सब चीज़ें लिख लो। टू समराइज अबाउट द क्रेब्स साइकिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए मुझे 3 कार्बन कंपाउंड चाहिए, जिसको हमने बोल दिया पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट किससे मिलेगा अंदर जाके, एसिटाइल कोएंजाइम के इन्फ्लुएंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलेगा टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलो या सिट्रेट। अब इसके बाद देखोगे एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटेट, मैंने अभी बताया कि ये जाके मिलेगा, और फाइनली क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी सिट्रेट बनने के बाद। सिट्रेट क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड फिर से। ठीक है, अब ये देखो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्लीज टेक अ नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या डीकार्बोक्सिलेशन को बोल दिया ऑफ सिट्रिक एसिड विल टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड इंटू 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 कार्बन से फिर 4 कार्बन, तो फिर डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम इनटू सक्सिनेट। यहाँ पर ATP रिलीज हुआ है, लेकिन कोई नेट चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं हुआ है। मैं फिर से दिखाती हूँ, सक्सिनाइल बनने के बाद कैन यू सी, यहाँ पर देखोगे सक्सिनिक एसिड बनने के बाद मैलिक एसिड बना, सक्सिनेट बना, ऑक्सैलो एसिटेट बना, कहीं पे भी इस पार्ट ऑफ द साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर उल्टा और क्या हुआ है, सिर्फ फॉस्फोराइलेशन हुआ है। कैन यू सी, फॉस्फोराइलेशन हुआ है, क्योंकि GDP से मैंने GTP बना लिया, ADP को ATP बना लिया। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, 3NAD को रिड्यूस करवाया, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ, हमने हाइड्रोलिसिस करवाया यहाँ पर, एंड फॉस्फोराइलेशन। करेक्ट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, अब टोटल क्रेब्स साइकिल का जो फाइनल यील्ड है वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं इन योर नीट एग्जाम। ठीक है, 4 कार्बन मतलब 2 बार, कम से कम 2 बार हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। एक जगह पर 2 मॉलिक्यूल्स का हुआ, एक जगह पर 1 मॉलिक्यूल का हुआ। NAD का रिडक्शन हुआ, ये भी हमने देख लिया। FADH बना, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और 2 ATP रिलीज हुए, जो पहले ही शुरू में जब पायरुवेट के बाद हमने स्टार्ट किया था तभी ATP रिलीज हो चुका था। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ NAD कैन फॉर्म 2 to 3 ATP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक NADH, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, 3 ATP बनाएगा ऑन एन एवरेज, और एक FADH2, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा ना, तब ये सब बनाएगा ATP। ठीक है, और एक ATP ADP लिख लो, एक ATP बनाएगा, लाइक दैट। एक और चीज़ लिख लो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फाइनली कितने बनाओगे ATP, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 38 ATP। ठीक है, 3 to 1 का रूल चलता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि मान लो एक ग्लूकोज की साइकिल है जिसमें मुझे कितने टोटल 36 ATP बनाने हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, ये तो ग्लूकोज की साइकिल हो गई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास 28 मान लो NADH बने, है ना, तो मेरे पास टोटल ATP कितने बनेंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है 3 into 28। ठीक है, FAD पे भी अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, 2 into, मान लो कि 38 आपके पास FAD हैं, FADH2 हैं, तो कितने बनेंगे 2 into 38, राइट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। करेक्ट, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको क्रेब साइकिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और इसके बाद अब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज क्लास हियर। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।